हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद अंजलि गिरधर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड सेकंड है मोमेंटम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ए बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कि कोई भी बॉडी जो है वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करती है जिस स्टेट में वो है। मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में, जब तक कि अपने उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो कोई भी जो बॉडी है वो अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करती है, उसी को अपने क्या कहते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। वो अपनी स्टेट को बनाए रखना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द बुक इज लाइंग ऑन ए टेबल, इट इज इन द रेस्ट पोजिशन, द बुक itself will not move and will remain so unless someone picks it up and slide it from one position to another by applying force of its hands। मान लो कि एक टेबल है, उस पर एक बुक पड़ी है और वो बुक जो है वो रेस्ट में है, और वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि अपने उसको क्या नहीं करते, उसको उठाते नहीं है या उसको स्लाइड नहीं करवाते, मतलब उस पर फोर्स नहीं लगाते। तो वो बुक जो है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहेगी, और अपने जब उस पर फोर्स लगाएंगे तभी उसकी वो स्टेट क्या होगी? चेंज होगी। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसको क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि इनर्शिया क्या होता है अपनों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी क्या करता है? एक तरीके से इनर्शिया को डिफाइन करता है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इन डेली लाइफ। हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर अपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्या एग्जाम्पल्स देखते हैं। व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड। मतलब जब कोई बस है वो सडनली स्टार्ट होती है, सडनली चलना शुरू करती है एकदम से, तो उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे होते हैं वो पीछे की तरफ गिरते हैं या उनको पीछे एक झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। दिस इज बिकॉज द लेग्स ऑफ ए पैसेंजर बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द बस begin to move forward with the speed of the bus, but the upper part due to rest tends to remain at rest। अब देखिए, जब बस रुकी हुई है तब क्या होगा? पैसेंजर जो होंगे वो रेस्ट में होंगे, उनके जो लेग्स हैं वो क्या होते हैं? बस के साथ अटैच होते हैं, पर अपर पार्ट क्या होता है? थोड़ा सा आगे होता है। तो जैसे ही बस जो है वो चलना शुरू करती है तो जो लेग्स होते हैं वो तो क्या होंगे? उसके साथ कांटेक्ट में है बस के साथ, तो उसी के साथ चलना उन्होंने शुरू कर दिया। पर जो अपर पार्ट है हमारी बॉडी का वो अपने इनर्शिया के कारण या फिर फर्स्ट लॉ के कारण रेस्ट में था, तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो अपने रेस्ट को मेंटेन करने के लिए उस पर एक पीछे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि बस जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये था एग्जाम्पल न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। अब देखते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल इसका, रिमूवल ऑफ डस्ट फ्रॉम कारपेट। जब अपने को कारपेट में से डस्ट रिमूव करनी होती है तो देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट लॉ किस तरीके से काम करता है। When a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles are removed from it। जब अपने क्या करते हैं, किसी कारपेट को बीट करते हैं, किसी स्टिक से, डंडे से बीट करते हैं, तो डस्ट पार्टिकल जो है उसमें से वो हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। The reason is that the carpet on being beaten suddenly moves forward while the dust particle due to inertia of rest continue to remain at rest। The dust particle fall down due to their weight and hence the carpet gets clean। अब देखिए, जब अपने क्या करते हैं, कारपेट को बीट करते हैं, उसको पीटते हैं, तो सडनली जब उसको बीट किया जाता है तो कारपेट तो अपनी जगह से हट जाता है, पर जो डस्ट पार्टिकल है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, मतलब इनर्शिया की वजह से, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से वहीं पे रहने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो कारपेट से अलग हो जाते हैं और अपने मास के कारण, अपने वेट के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जो कारपेट है वो क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट अपने एग्जांपल की बात करते हैं।
When a running bus stops suddenly, the passengers are jerked forward. जब बस अचानक से रुक जाती है चलते चलते, तो जो पैसेंजर हैं वो क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज दैट इन ए रनिंग बस द स्पीड ऑफ पैसेंजर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ बस। जब बस जो है वो रन कर रही होती है, चल रही होती है, तो जो स्पीड होती है पैसेंजर की, वो बस की स्पीड के इक्वल होती है। एज द बस स्टॉप्स suddenly, the legs of passenger being in contact with the bus comes to rest, but the upper part due to inertia of motion remains in the state of motion. Hence, he is jerked forward. तो जब बस जो है वो चलते चलते एकदम से रुक जाती है, तो हमारे जो लेग्स हैं वो तो क्या होते हैं, बस के साथ कांटेक्ट में होते हैं, तो वो भी उसी के साथ रुक जाते हैं। पर क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी है वो बस के साथ कनेक्ट नहीं होती है, तो वो बॉडी क्या करती है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से चलते रहना चाहती है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो अपने उस इनर्शिया की वजह से उसी स्टेट में रहने की कोशिश करती है, तो बस के रुकने से वो जो पर्सन है, वो जो पैसेंजर है, उस पर आगे की तरफ एक फोर्स लगता है, जिससे वो आगे फॉरवर्ड झुक जाता है। तो ये थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के डेली लाइफ में जो अपने एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ की। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड चेंज इन मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कि किसी भी बॉडी की जो मोमेंटम में चेंज आता है वो प्रोपोर्शनल होता है जो अपने उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और जो मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो इस लॉ को समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा कि मोमेंटम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं मोमेंटम। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को जनरली अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी को ही अपने मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किया है, मास को m से, वेलोसिटी को v से। अब देखते हैं कि यूनिट क्या होती है मोमेंटम की। तो देखते हैं कि मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट देखेंगे तो किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड ही रहता है। चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं तो डेल्टा पी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। डेल्टा यहाँ पे चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा पी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम वी से, एम इंटू वी, तो डेल्टा एम वी। अब क्योंकि एम तो कांस्टेंट रहेगा तो ये डेल्टा कहाँ आ जाएगा? वेलोसिटी के साथ आ जाएगा, तो एम डेल्टा वी। अब हम फिर से बात करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ की। अपने मोमेंटम समझ चुके हैं, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जितना चेंज आएगा मोमेंटम में वो प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के साथ। If the force F produces a change in momentum delta P in time delta T, then according to the law, मान लो किसी बॉडी पे F फोर्स लग रहा है और उसके मोमेंटम में डेल्टा P चेंज आ रहा है डेल्टा T टाइम में, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? F प्रोपोर्शनल डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। अब देखते हैं, अपने को पता है कि जब अपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो अपने क्या लगाते हैं? एक कांस्टेंट लगाते हैं। उसी कांस्टेंट को यहाँ पे K से डिनोट किया है, तो F क्या हो जाएगा? K delta P upon delta T. Consider an object of mass m moving along a straight line with an initial velocity u. It is uniformly accelerated to velocity v in time t by the application of a constant force F in time t. मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे F फोर्स लग रहा है t टाइम के लिए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है। तो अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? p1 कंसीडर किया इसको, m इंटू यू होगा। फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या होगा? P2 इज इक्वल टू mv, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v थी। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो mv माइनस mu, m यहाँ से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रहेगा v माइनस यू। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, तो रेट निकालना है तो अपॉन में t आ जाएगा, तो mv माइनस यू बाई टी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ से क्या होगा? F इज इक्वल टू के एम वी माइनस यू बाई टी। के डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी था, डेल्टा पी की जगह क्या आ गया? एम वी माइनस यू बाई टी, और के कॉन्स्टेंट जो था प्रोपोर्शन का साइन तो हटाया तो इसलिए आया था। अब अपने को पता है
कि v माइनस यू बाई टी क्या होता है, a होता है। न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन की जब बात करते हैं अपने इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती हैं, फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो वो क्या होता है, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी। ये फर्स्ट इक्वेशन होती है। यहाँ से देखेंगे अगर अपने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, v माइनस यू बाई टी। तो अपने v माइनस यू बाई टी की जगह a रख सकते हैं, f इज इक्वल टू के एम ए आ गया। अब k की वैल्यू 1 कब आएगी, जब f की वैल्यू 1 रखेंगे, m की 1 और a की 1, तो k की वैल्यू 1 आएगी। तो f का फॉर्मूला आ गया f इज इक्वल टू एम ए। इससे अपने क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। तो अगर अपने पास किसी बॉडी को मास पता है, उसका एक्सेलरेशन पता है, तो m इंटू ए से अपने उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो एक तरीके से फोर्स को डिफाइन करता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एप्लीकेशन की। न्यूटन के सेकंड लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या है अपने डेली लाइफ में। तो सबसे पहले है कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। A cricket player lower his hand while catching ball because it decreases the rate of change of momentum by increasing the time. So ball will exert a lesser force on the hands of the fielder and the fielder will not get hurt. अब अपने जब क्रिकेट देखते हैं तो उसके अंदर जो फील्डर होता है वो जब बॉल को कैच कर रहा होता है तो अपने हैंड को थोड़ा सा पीछे कर लेता है, नीचे कर लेता है। ऐसा करने से वो क्या करता है, टाइम को इंक्रीज करता है। मतलब बॉल अगर उसका हाथ ऊपर होगा तो बॉल कम टाइम में उसके हाथ पर पहुंचेगी, अगर उसका हाथ नीचे होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा बॉल को उसके हाथ तक पहुंचने के लिए। तो जब वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो मोमेंटम को कम होने के लिए ज़्यादा टाइम मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फोर्स जो है वो हैंड पे कम लगेगा, जिसकी वजह से उसको चोट लगने का खतरा कम होगा। पर अगर वो हाथ ऊपर ही रखेगा तो मोमेंटम एकदम से चेंज होगा और फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। F क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। तो अगर अपने टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स कम हो जाएगा, टाइम को डिक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में वो अपने हाथ को पीछे करके मोमेंटम को कम होने के लिए ज़्यादा टाइम प्रोवाइड करवा रहा है, जिससे फोर्स कम हो गया और हाथ पे चोट लगने का खतरा भी कम हो गया। नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल देखते हैं, मैन फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। अगर कोई भी इंसान ऊंचाई से गिरता है, व्हेन ए मैन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑन ए कंक्रीट फ्लोर ही सफर्स चेंज इन मोमेंटम इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द मैन विल बी वेरी लार्ज, हैंस ही विल गेट हर्ट। अगर कोई भी इंसान है वो काफ़ी हाइट से नीचे गिर रहा है कंक्रीट फ्लोर पे, एक हार्ड फ्लोर है, मान लो सीमेंटेड फ्लोर है, तो उसमें क्या होगा कि सडनली वो नीचे गिरेगा तो बहुत शॉर्ट टाइम में मोमेंटम बहुत जल्दी से चेंज हो जाएगा। टाइम कम है तो इससे क्या होगा, टाइम कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, जिससे उसके चोट लगने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ ही फॉल्स ऑन ए हीप ऑफ सैंड हिज फीट विल पेनिट्रेट इनटू द सैंड, हैंस ही विल टेक लॉन्गर टाइम टू सफर some change in momentum, hence ground will exert less force, consequently the man will get no injury. अब अपने क्या करते हैं, उसी फ्लोर पे अगर अपने मिट्टी को बिछा देते हैं, मिट्टी का बड़ा सा ढेर लगा देते हैं, और अगर वो इंसान उस मिट्टी पे गिरता है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस मिट्टी में पेनिट्रेट करेगा, तो मोमेंटम को चेंज होने के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया, डेल्टा टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो P इज इक्वल टू F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी होता है, तो T इंक्रीज हो गया तो F क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फोर्स कम लगेगा। फ्लोर उस इंसान पे जो भी पर्सन गिर रहा है उस पर कम फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से उसको जो चोट लगने का खतरा है वो कम हो जाएगा। तो ये थे इसके एग्जाम्पल्स, ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।